हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही होगा कि ये जनरली क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। बताते क्या है, इसके मेन फीचर के बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा हम इसमें समझेंगे कि इसमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, वीक फील्ड लिगेंड, उसका रोल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन ही देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में हमें स्प्लिटिंग के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? स्प्लिटिंग के बारे में बताती है। किसकी स्प्लिटिंग? कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के बारे में। हुआ क्या था, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो किसने दी थी? भाई एच वैदिक एंड बी ब्लैक ने 1931 से लेकर 1935 तक दी थी। हुआ क्या था, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इतनी सालों तक चलती रही, कुछ मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं थ्योरीज में होते रहते हैं। वही मॉडिफिकेशन 1931 से 35 तक होते रहे। अब देखिए इसके मेन फीचर क्या कहते हैं कि जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कहती क्या है। देखिए आप, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड बॉन्डिंग आयोनिक इन नेचर, यानी कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स लेके चलूँ, कोई कॉम्प्लेक्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया K4FeCl6, मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में हो क्या रहा है, जब कभी भी जो लिगेंड है आपका वो सेंट्रल मेटल एटम की जो डी ऑर्बिटल है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होता है कि इसमें एक बॉन्ड बनती है। वो बॉन्ड एक्चुअल में सेंट्रल मेटल एटम की और लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? प्योरली आयोनिक नेचर होती है। कैसी होती है? आयोनिक बॉन्ड बनती है। इसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम का जो चार्ज है वही उसकी क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम पर +2 चार्ज आया। कितना चार्ज आया आपका? +2 चार्ज आया। वही +2 चार्ज क्या डिसाइड करेगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगा। बाकी देखिए लिगेंड, अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके लिगेंड भी होते हैं। अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड या तो निगेटिव चार्ज होगा आपका या फिर न्यूट्रल होगा, यानी कि लिगेंड आपका निगेटिव चार्ज होगा या कैसा चार्ज होगा आपका? न्यूट्रल चार्ज होगा। अगर बात की जाए जब कभी भी लिगेंड होता क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि इसमें ये होता है कि आपके जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आता है तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। और वो स्प्लिटिंग होती है 2 पार्ट में। जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसे T2G कहते हैं और जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसको क्या कहते हैं? हम EG कहते हैं। होता क्या है देखिए, इसमें जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आएगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी T2G और EG में। एक्चुअल में जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या है आपकी? डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट फील्ड, यानी कि इस फीचर्स का मतलब क्या है देखिए आप, डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट फील्ड का मतलब ये है कि 2 टाइप के लिगेंड होंगे। एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकंड इज वीक फील्ड लिगेंड। अब हो क्या रहा होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगी और जो आपका वीक फील्ड लिगेंड है उसमें स्प्लिटिंग अलग तरीके से होगी। अभी आप मेन फीचर्स पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको स्प्लिटिंग दिखाऊंगी किस तरीके से होती है। फिर बात आती है कि अगर हम चाहते तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और बर्नर थ्योरी से ही हमारा काम चल जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो थ्योरी वो चीज़ नहीं बता पाई जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें किसके बारे में बता रही है? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बता पा रही है, यानी कि किस कॉम्प्लेक्स का कैसा कलर होगा वो हमें कौन बता पा रही है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता पा रही है। लेकिन ये थ्योरी जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है आपकी या बर्नर थ्योरी है वो सब ये वाली बातें नहीं बता पा रही थी। इसके अलावा इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैसा होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई भी कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है वो कौन बता पा रहा है? हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता पा रही है। कैसे बता पाएगी? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा? अब देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कौन सा? K4FeCl6 कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है इसके अंदर। देखिए होता क्या है कि ये आपका एक एग्जाम्पल की उसमें ले रही हूँ मैं। अब देखिए होगा क्या इसमें, मान लीजिए आपका जो सेंट्रल मेटल एटम
एटम है वो क्या है आपका आयरन है। आयरन के अंदर जो डी ऑर्बिटल होगी उसकी डी ऑर्बिटल कुछ इस टाइप की है। देखिए डी ऑर्बिटल में क्या होता है, 5 होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। होगा क्या, ये किसकी है डी ऑर्बिटल, देखिए इसमें हम लिखते हैं क्या, डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड डी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इससे आपको दिखाई देगा, देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हुआ क्या था कि जो आपकी आयरन मेटल है, आयरन मेटल की जो डी ऑर्बिटल थी उनकी एनर्जी क्या थी, सिमिलर थी। यानी कि जितनी भी पांचों डी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या थी, एक जैसी थी। किसकी, आयरन की, जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा आयरन, इसकी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी वो सिमिलर थी। लेकिन हुआ क्या, आपका जो लिगेंड है वो इसके कांटेक्ट में आ गया। किसके कांटेक्ट में आ गया, मेटल की जो डी ऑर्बिटल है उसके कांटेक्ट में आ गया। तो इसकी एनर्जी क्या हुआ, एक जैसी नहीं रही। इसकी एनर्जी हुआ क्या, एक जैसी नहीं रही। तो आपकी ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया। किस में स्प्लिट हो गया, दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया। जो आपका लोअर एनर्जी लेवल था उसको हमने क्या कह दिया है, और जो अपर एनर्जी लेवल है उसको क्या कह दिया, वो देखिए जो आपका लोअर एनर्जी लेवल है इसको आपने क्या कह दिया, T2G कह दिया, और जो अपर एनर्जी लेवल है उसको आपने क्या कह दिया, EG कह दिया। यानी कि लिगेंड के आते ही ये जो डी ऑर्बिटल है आपकी मेटल की वो किस में स्प्लिट हो गई, 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट हो गई, जिनकी एनर्जी सिमिलर नहीं रही। 3 ऑर्बिटल नीचे आ गई जिनकी एनर्जी लेवल क्या था, लो था, उनको हमने T2G कह दिया। जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा था, हाई था, उनको हमने क्या कह दिया है, उनको हमने EG कह दिया है। अब देखिए होता क्या है, ये जो बीच में है आपका, इसको हम बोल देते हैं क्या, बैरी सेंटर। क्या बोल देते हैं इसको, बैरी सेंटर के नाम से हम इसको बोल देते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अब जो ऊपर वाला है उसकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव में जाएगी। यानी कि ये जो अपर पार्ट है इसकी एनर्जी किस में जाएगी, प्लस में जाएगी, और जो नीचे वाली है उसकी एनर्जी किस में जाएगी, माइनस। ये हो जाएगी प्लस में 0.6 और ये क्या हो जाएगी, माइनस की 0.4। लेकिन जो इसकी ओवरऑल एनर्जी गैप होता है उसकी एनर्जी की बात करें हम, तो उसको हम कह देते हैं क्या, उसको हम कह देते हैं 10dq। क्या कह देते हैं, उसकी एनर्जी को हम 10dq कह देते हैं। यानी कि ये जो ओवरऑल एनर्जी है 10dq कह देंगे आप, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 10 डेल्टा O। क्यों, O क्यों आया और ये डेल्टा क्यों आया, डेल्टा है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये O क्या है आपका, O है आपका फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो केस मैंने अभी आपको बताया है ये किसका है, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस है। किसका केस है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस है। एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उसमें क्या हो रहा है, देखिए जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा कर पाएगा। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो इतनी स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे CO है, CN है, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। और अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो वीक फील्ड लिगेंड में कौन आता है, आपका H2 आता है। आपका जितने भी हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सारे के सारे किस में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो बीच में एनर्जी का गैप आया वो कितना आया आपका, 10dq आया है। अब ये है क्या, 10dq कहिए या 10 डेल्टा O कहिए, ये जो आपका आया है इसे हम क्या कहेंगे, ये जो डेल्टा O है इसे कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये जो डेल्टा O है वो हमारा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये केस किसका मैंने समझाया था आपको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। इसी तरीके से बात आती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक चेंज होगा क्या, कि जो आपका T2G लेवल है वो अपर पहुंच जाएगा और जो EG है वो आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक चीज और आती है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें हम G भी
जाते हैं। क्यों? क्योंकि जी क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में लगाई जाती है, जो केवल किस में होती है, हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब देखिए टेट्राहेड्रल में क्या होगा, अगर यही केस टेट्राहेड्रल का होता तो मैं क्या करती, देखिए टेट्राहेड्रल में ये होता कि जो आपका ई वाला लेवल है वो आपका नीचे आ जाता,